बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बच्चों औद्योगिक क्रांति। तो इस चैप्टर से संबंधित आपके जो टॉप 10 ठीक है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर निकलेंगे वो सभी के सभी हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा बच्चों हमारा आज का, वो है औद्योगिक क्रांति कहते किसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं एवं औद्योगिक क्रांति जो एक शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की परिभाषा। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ है उसे हम प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। अर्थात औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति जो है वो ब्रिटेन में 1780 और 1850 यानी कि इन 70 सालों के बीच में जो उद्योग और अर्थव्यवस्था का बदलाव हुआ है, जो रूपांतरण हुआ है, उसे औद्योगिक क्रांति के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों, नई तकनीक की गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो औद्योगिक क्रांति थी वो नई मशीनों के कारण, नई तकनीकी के कारण आई थी। इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले के हस्तशिल्प तथा हथकरघा यानी कि हाथों से काम करने वाले जो उद्योग थे उन सभी को खत्म कर दिया एवं भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया, जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। ठीक है बच्चों, औद्योगिक क्रांति की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके शब्द। औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग तो सर्वप्रथम यूरोपीय विद्वान ने किया था जिनका नाम था फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी के थे फ्राइडरिक एंजेल्स। ठीक है, अगर एमसीक्यू आता है तो आप जॉर्जिस मिशले लिखेंगे ठीक है, लगाएंगे। और यदि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये दोनों लिख देंगे या एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जॉर्जिस मिशले आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये सबसे पहले है। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग यानी कि औद्योगिक क्रांति का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका जो उपयोग था वो सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री जिसका नाम है आर्नल्ड टाइनबी, इनके द्वारा किया गया था। और किस लिए किया था? इन्होंने ब्रिटेन में औद्योगिक विकास कौन सा 1760 से 1820, ठीक है, हम औद्योगिक क्रांति का काल क्या मानते हैं 1780 से 1850, लेकिन इन्होंने क्या किया 1760 से 1820 के बीच का ये जो 60 वर्ष का साल है इसे औद्योगिक क्रांति के नाम से इन्होंने पुकारा है। किसने? आर्नल्ड टाइनबी के द्वारा। तो औद्योगिक क्रांति क्या है और इसके शब्द का प्रयोग किसने किया? आई होप क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों, अर्थात औद्योगिक क्रांति जो थी वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों हुई, या फिर ऐसे पूछा जाएगा प्रथम जो प्रश्न है ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किन परिस्थितियों के कारण प्रारंभ हुई, वर्णन कीजिए। यानी कि औद्योगिक क्रांति के विकास का चरण क्या रहा ये आपको समझाना है। ठीक है, तो ब्रिटेन के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, एक है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। यहाँ पर क्या था कि एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का यहाँ पर शासन रहता था। अब आपको ये पता है जहां पे एक ही राजा रहेगा, एक ही सम्राट रहेगा, वहां पे जो बाजार व्यवस्था है वो एक से ही होने वाली है ना। चलिए पढ़ते हैं इस पॉइंट को कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी। ठीक है, क्या था? संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली यानी कि सिक्का प्रणाली थी, एक ही बाजार हुआ करता था। इस बाजार व्यवस्था में वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगाते थे। यानी कि उनके आपस में जो 3 राज्य थे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये आपस में क्या करते थे? आने वाली वस्तु पर कर नहीं लगाते थे। अगर बाहर भेजते थे तो क्या होती थी, उस जो वस्तु की कीमत थी वो इन्हें अधिक मिल जाती थी, इसीलिए। ठीक है, एवं 17वीं सदी के अंत तक मुद्रा का प्रसार अधिक हुआ एवं बाजार व्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी। इसकी वजह से इंग्लैंड जो ब्रिटेन थे इसके तीनों हिस्सों पर क्या हुआ, जो क्रांति में ये जो मुद्रा था, ठीक है, मुद्रा का प्रचार, इसका महत्व बढ़ता चला गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कृषि क्रांति। ठीक है, 18वीं सदी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा। इंग्लैंड जो था वो 18वीं शताब्दी में एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा, इसे ही कृषि क्रांति कहा गया। ये होती क्या है? इस कृषि क्रांति के द्वारा बड़े जमींदारों ने क्या किया कि अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत और फार्म खरीद लिए। अर्थात मान लीजिए ये एक जमींदार का जो खेत है, ठीक है, तो इन्होंने आसपास के जो छोटे छोटे खेत थे क्या किया, इनको अपने में ही मिला लिया था, इन्हें खरीद लिया। एवं जो यहाँ की आसपास की जो सार्वजनिक जमीनें थी जिस पर किसी का हक नहीं था उसे भी इन्होंने अपने में ही मिला लिया।
तो इससे क्या हुआ कि इस जमींदार की पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी भू संपदा बन गई एवं इसके बाद इन्होंने किसानों को इस पर कार्य करने के लिए काम दिया और जो खाद्यान्न था उसके उत्पादन में वृद्धि होने लगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए आपके, बाजार व्यवस्था, कृषि क्रांति। अब देखिए 2 पॉइंट और लिखेंगे आप। एक है मुद्रा का विनिमय। 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी कि आदान प्रदान। पहले क्या होता था कि जिसको जो जरूरी चीज चाहिए तो यानी कि पहले था वस्तु विनिमय। ठीक है, पहले वस्तु विनिमय था, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक जो मुद्रा था, मुद्रा का प्रयोग विनिमय के लिए किया जाने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कृषि क्रांति, मतलब जो कृषि क्रांति हो गई, विनिमय क्रांति हो गई, इसकी वजह से औद्योगिक क्रांति में काफी सहायता मिली। मशीनों का आविष्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मशीनों का आविष्कार। देखिए क्या हुआ कि ब्रिटेन में आधुनिक मशीनों का आविष्कार, चालक शक्ति, भाप का ज्ञान वगैरह, ये सारी चीजें क्या हुई, इसका विकास होने लगा। इससे क्या हुआ कि जो कार्य था वो अधिक मात्रा में कम समय में किया जा सकता था। सस्ते श्रमिक, कोयले व लोहा, इन सब की खदानों ने मशीनों के आविष्कार में बहुत सहायता की। तो जो ब्रिटेन था यहाँ पे इन्हीं 4 कारणों की वजह से जो औद्योगिक क्रांति थी वो सर्वप्रथम आई थी। बाजार व्यवस्था, कृषि क्रांति, मुद्रा का विनिमय और मशीनों का आविष्कार। बच्चों अगर मैं चाहता तो आपको ये सिर्फ एक परिभाषा के तौर पे बता सकता था, लेकिन पॉइंट आपको मैंने इसलिए एक अलग बना दिया है ताकि आपको इस क्वेश्चन के अगर पॉइंट याद है तो आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से 2-4 लाइन ऐड करके जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिख पाओगे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति में कपास की कटाई और बुनाई। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति में जो कपास था, ठीक है, औद्योगिक क्रांति में कपास का क्या योगदान रहा है, या फिर उत्तर देखते हैं, औद्योगिक क्रांति में कपास की कटाई का या फिर कपास का योगदान निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, 17वीं शताब्दी तक क्या होता था कि इंग्लैंड जो था वो भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़ों की गांठ क्या होता है, जो सूती कपड़े की गांठ होती है, इससे ये कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता था, जो इंग्लैंड था वो इससे किससे, भारत से आयात करता था। लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर जब अपना राजनीतिक नियंत्रण जमा लिया तो इंग्लैंड भारत से कपड़े के साथ साथ जो कच्चा कपास था उसकी रुई भी आयात करने लगा था। कपास जो है, कच्चा कपास जिसे आप रुई कह सकते हैं, कच्ची रुई, वो भी आयात करने लगा, जिससे वह ले जाकर क्या करते थे, वह कटाई करते थे और ये कपड़ा बुनते थे। और हमसे देखिए एक चीज आपको बता दूं, ये गांठ भी यहीं से ले जाते थे, कच्चा कपास भी भारत से ले जाते थे, फिर वहां से कपड़े बनाकर इंग्लैंड से वापस से भारत में बेचते थे। तो मतलब हमसे ही लिया, बस हमें ही बेचा, बस बीच में इन्होंने क्या किया, उसको एक कपड़ा बना दिया अपने देश में ले जाकर। यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। यानी कि जो कपड़ा उद्योग था वो ज्यादातर स्त्रियों और बच्चों पर ज्यादा निर्भर हुआ करता था। 18वीं शताब्दी तक कताई का काम जो था वो अत्यंत धीमे गति से होता था, लेकिन प्रौद्योगिकी में अनेक आविष्कारों के कारण इस कार्य में तेजी आई। जैसे कि कुशलता पूर्वक करने के लिए उत्पादन का जो काम था वो धीरे धीरे कताई करों से हटकर, बुनकरों के घरों से हटकर, यानी कि जो बुनकर हुआ करते थे उनके घर से हटकर कहां पहुंच गया, फैक्ट्रियों में, यानी कि कारखानों में। इससे क्या हुआ, कुटीर उद्योग खत्म हो गए, मशीनों के आने से कुटीर उद्योग खत्म हो गए और जो घरों में उद्योग चलते थे छोटे छोटे वो भी खत्म हो गए। और फिर क्या हुआ, जो काम था वो फैक्ट्री में पहुंच गया और उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति में जो कपास की कताई और बुनाई है, इसका कुछ इस तरह का योगदान आप लिखेंगे। अब कुछ आविष्कार हैं कपड़ा उद्योग के बारे में। हालांकि ये प्रश्न जो है वो शायद ही पूछा जाए, लेकिन अगर 2 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स से पूछ भी लिया जाता है तो आप ये 4-5 पॉइंट जो वो लिख लेंगे। कौन कौन से, पहले लिखेंगे जॉन के फ्लाइंग शटल, ठीक है, 1773। जेम्स हरग्रीव्स का है स्प्रिंग जेनी, 1765। रिचर्ड आर्कराइट का है वाटर फ्रेम, 1769। सैंपल क्रैमरन का है म्यूल, जो कि 1779। कार्टराइट का है पावरलूम, जो कि बनाया था 1787 में। तो ये कुछ आविष्कार हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर 8 मार्क्स में प्रश्न आता है कपास का तो आपको ये लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, लंदन जो था वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर के रूप में किस तरह से उभरा। अर्थात लंदन पहले एक छोटा सा कमजोर देश माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद ये एक व्यापारिक शहर के रूप में कैसे उभरा ये समझाना है। तो उत्तर लिखेंगे, लंदन ने यूरोप में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था धीरे धीरे जब इसका विकास होने लगा।
अब देखिए इसके विकास के चरण। सबसे पहला, यूरोप में जो लंदन शहर है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लंदन शहर माना जाता था, एवं बाकी के जो बड़े बड़े शहर थे यूरोप के, वो इसी के आसपास बसे थे। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र अर्थात वैश्विक स्तर पर जो सड़क मार्ग के द्वारा व्यापार होता था उसका केंद्र बन गया था कौन? इंग्लैंड, इटली और फ्रांस। इसके भूमध्य सागरीय पत्तनों यानी बंदरगाह से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। अर्थात जब क्या हुआ कि इंग्लैंड का व्यापार जो था वो भूमंडलीय यानी कि सड़क मार्ग के द्वारा अधिक होने लगा, तो इसके बाद इटली और फ्रांस का जो पत्तनों के द्वारा व्यापार होता था, ये वो पत्तन हटके कहां पर आ गए? हॉलैंड और ब्रिटेन में। इसके बाद लंदन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम, ठीक है, सबसे पहले क्या था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो ऋण दिया जाता था वो किसके द्वारा? एम्स्टर्डम। तो उसका स्थान किसने ले लिया? प्रथम स्थान किसने ले लिया? लंदन ने। लंदन जो था वो इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापारिक मार्ग केंद्र पर, अर्थात ये जो लंदन था, ठीक है, तो ये इस एरिया में स्थित था, ठीक है। यहाँ पे इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ये व्यापार करेंगे तो यहां से ही होके जाएंगे, तो ये यहाँ पे त्रिकोणीय मार्ग पर स्थित था। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी कहां पर थे? लंदन में। यानी कि कंपनी तो है उनकी कहां पे? अमेरिका में, एशिया में, लेकिन उनके जो कार्यालय हैं वो कहां पर है? लंदन में। बहुत बड़ी बात है ये, आपकी कंपनी अमेरिका में, आपकी कंपनी एशिया में है, एशिया के जो देश है उनमें है, लेकिन कार्यालय आपका कहां है? लंदन में। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उससे जीडीपी प्राप्त होती है। नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाजों तक लाया जाता था जिन्हें तटपोत कहा जाता था। देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड था। अर्थात ये 2 पॉइंट है यहाँ पे कि नदी पोतों के जरिए जो माल लाया जाता था वो समुद्री जहाजों तक ले जाया जाता था जिन्हें तटपोत कहते थे, ये एक पॉइंट है। देश का जो वित्तीय प्रणाली का केंद्र था वो था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1694 में। इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। गांवों में गरीब लोगों को उनका व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण देते थे, परिवहन के कई साधन प्राप्त करवाते थे। अर्थात कई लोग जो थे वो यदि गांव में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे या फिर गांव से शहर में आकर भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, तो ये जो बैंक था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये क्या करता था? उन्हें ऋण देता था, ठीक है, ऋण देता था। और व्यापार करने के लिए कई महत्वपूर्ण परिवहन के जो संसाधन है वो ये बैंक क्या करता था? उन्हें प्रोवाइड करवाता था। तो इन सभी के कारण लंदन जो था वो एक व्यापारिक शहर के रूप में उभरने लगा था। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो लंदन था वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर के रूप में किस तरह से उभरा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है औद्योगिक क्रांति के दौरान, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए गए। देखिए एक 8 मार्क्स का प्रश्न ये बनेगा इसमें कि महिलाओं, बच्चों और मजदूरों की स्थिति क्या थी औद्योगिक क्रांति के दौरान। ठीक है, हालांकि अगर 4 या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से कानून थे जिसके द्वारा इनकी जो स्थिति थी उसमें सुधार लाया गया। तो देखिए क्या है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति काफी दयनीय होती थी, जिसका वर्णन काफी कठिन है। अर्थात जब औद्योगिक क्रांति थी तो उस दौरान महिलाओं की, बच्चों की स्थिति काफी खराब थी, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, कुछ कई कानूनों के जरिए इनकी स्थिति में सुधार करने के कदम उठाए गए। सबसे पहला कानून था सरकार का 1819 का। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी। 1819 के कानून में क्या किया उन्होंने, देखिए ये जो कानून है ये अलग अलग है, तो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख आऊं। हाँ देखिए, सबसे पहला है 1819 का कानून, फिर है 1833 का अधिनियम, एक है खान कोयला खान अधिनियम, एक है फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, तो सबसे पहले 1819, इसमें था कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों के जो घंटे थे काम करने के, उन्हें 12 घंटे तक सीमित कर दिया। 1833 वाले की बात करें, 1833 वाले की हम बात करते हैं, तो यहां पर 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को आप काम करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेशम की फैक्ट्रियों पर। ठीक है,
एवं बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए, हालांकि कितने के वो नहीं बताया गया है। खान कोयला खान अधिनियम क्या है? इसके तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और लड़कों से या फिर स्त्रियों से खानों में अर्थात जो खदानें होती हैं उस पर काम नहीं लिया जा सकता है। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों को 10 घंटे से अधिक काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थात देखिए एक तरह से कहीं ना कहीं 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके काम करवाने को लेकर ही ये सारे कानून हैं। 19 वाला कहता है, एक बार मैं इसको पूरा क्लियर करूं एक बार। 1819 का अधिनियम कहता है कि 9 से 16 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और 1833 का कहता है कि यदि आपको 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम करवाना भी है तो आप सिर्फ रेशम की फैक्ट्री में करवा सकते हैं। खान कोयला खान अधिनियम कहता है कि 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों पर आप जो खदानें होती हैं उसमें काम नहीं करवा सकते हैं। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम क्या कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक आप 10 से अधिक घंटे का काम नहीं ले सकते, ठीक है। 19, 33, 42 और 47 याद रखेंगे। 19, 33, 42 और 47 ये 4 अधिनियम है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति तथा बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 और ये प्रश्न बच्चों 4 मार्क्स में जहां तक मुझे लगता है कि पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आया है कि ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में हुए नए आविष्कारों की जानकारी दीजिए। ये जो प्रश्न है ये इसे कह लीजिए 40 मार्क्स के प्रश्न में से 4 मार्क्स का प्रश्न निकाला गया है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटेन जो था इसमें सड़कों के विकास के बारे में, नहरों के विकास, रेल इंजन के विकास, मोटर कार के विकास, इन सभी के बारे में अलग अलग से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जिसे हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जो है वो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना है इसमें 4 मार्क्स में, ठीक है। तो 1750 से 1903 यानी कि लगभग 153 सालों तक आवागमन के क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का जो श्रेय है वो नए आविष्कार तथा आविष्कारकों को जाता है। कौन कौन से आविष्कार है? सबसे पहला है सड़क। स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन पैक एडम, इन्होंने छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से एक मजबूत सड़क बनवाई जो कि यातायात के लिए काफी अच्छी साबित हुई। नहरें, जेम्स ब्रिंडले के द्वारा बहुत सी नहरों का निर्माण किया गया। हमने देखा था वर्षणी कैनाल वगैरह बहुत सारी नहरें हैं जिसका निर्माण किया गया। रेल इंजन, 1802 में ट्रेविथिक ने प्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की थी। स्टीम शिप्स, अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फुल्टन ने 1860 में भाप से चलने वाली जो बोट थी उसकी खोज की। और मोटर कार, 19वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन इंजीनियर ने पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का आविष्कार किया। अर्थात देखिए धीरे धीरे जो है वो आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे हुआ। सबसे पहले तो सड़कों की खोज होने मतलब सड़कें बनवाई गई, नहरों का निर्माण शुरू हुआ, रेल इंजन की खोज हुई, उसका उपयोग होने लगा, भाप से चलने वाली बोट का उपयोग होने लगा, फिर धीरे धीरे पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का उपयोग होने लगा। तो इन सभी 4 परिवर्तनों की वजह से ब्रिटेन में जो आवागमन का साधन था वो काफी सही मात्रा में और अधिक तेजी से विकसित हो रहा था, ठीक है। तो ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में हुए नए आविष्कार की जानकारी दीजिए। आप उसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, सड़कों के बारे में, नहरों के बारे में, रेल इंजन के बारे में, बोट की खोज कैसे हुई इसके बारे में और मोटर कार के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ब्रिटेन में 1793 से 1815 तक जो ये ब्रिटेन था वो कई युद्धों में लगा रहा। इससे इसके ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि तकरीबन इन देख सकते हैं आपकी 27 सालों या फिर 23-24 सालों के अंदर में ये जो ब्रिटेन था वो कई युद्धों में लगा रहा। इससे युद्ध के समय बिताने के साथ, युद्ध में लगे रहने के साथ इसके उद्योग जो थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें समझाना है। तो देखिए सबसे पहला तो कि जो पूंजी निवेश के लिए था, देश के विकास के लिए ली गई थी उधार, वो इन्होंने क्या की ब्रिटेन ने कि युद्ध लड़ने में खर्च कर दी गई। यहां तक कि 35% तक का खर्च, यानी कि युद्ध में जो पैसा था वो अधिक खर्च हुआ, उस खर्च को लोगों की आमदनियों से कर लगाकर वसूला गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था क्या हुई, चरमरा गई, यानी कि एक तरह से कह लीजिए आप बिल्कुल एक तरह से बहुत कमजोर हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट,
कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों से निकालकर सेना में भर्ती किया गया। देश के विकास के लिए क्या जरूरी है कि कामगारों को, श्रमिकों को कारखानों में काम करने दिया जाए, उन्हें अधिक मात्रा में मतलब कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, अच्छा काम करो। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, उसे खेतों से निकालकर सेना में भर्ती कर दिया जाता था। ठीक है, तो फिर देश का विकास होगा कैसे? उसके बाद है खाद्य सामग्रियों की जो कीमतें थी वो इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि गरीबों के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने का भी पैसा नहीं बचा था। रोटी सब्जी खरीदने का भी पैसा नहीं बचा। इतनी तेजी से जो महंगाई थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि हमने देखा था युद्ध में 35% तक का खर्चा किसके द्वारा वसूला गया? लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर। तो सिंपल सी बात है, जब महंगाई बढ़ेगी तो उपभोक्ता अपने सामान जो है खरीद ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मजदूर जो थे वो उद्योग धंधों व कारखानों के बंद हो जाने की वजह से विवश हो गया और बेरोजगारी के कारण भुखमरी का शिकार होने लगे। ये तो सिंपल सी बात है कि जब बेरोजगारी भुखमरी होगी तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही, भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो दंगे वगैरह भी होंगे। तो उद्योग धंधों कारखानों के बंद होने पर क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई, मौतें होने लगी, ये सारी चीजें थी। और इंग्लैंड जो था, यहाँ पर रोटी और मांस की जो कीमतें थी, यानी कि एक तो उनका जो नॉर्मल उपभोक्ता सामग्री थी वो तो खरीद ही नहीं पाते थे, रही बात मांस की, रोटी की, तो ये और भी ज्यादा महंगी होने लगी। और इसी के साथ अवमूल्यन हो गया इंग्लैंड की मुद्रा का। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर $1 जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा के अकॉर्डिंग एक ही है, ठीक है, $1 एक ब्रिटेन की मुद्रा। अब अवमूल्यन क्या होगा कि $1 में, ठीक है, अवमूल्यन क्या होगा, $1 में ये जो ब्रिटेन की मुद्रा है ये ₹2 ₹3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डॉलर वही रहेगा बट ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन शक्ति किसकी ज्यादा रहेगी? डॉलर की, क्योंकि $1 में 3 ब्रिटेन की मुद्रा है। ठीक है, तो बड़ा कौन रहेगा? यही रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास $10 है तो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास ₹30 हो जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लैंड की मुद्रा जो थी उसका भी अवमूल्यन हो गया था। अब एक पॉइंट और है, नेपोलियन के द्वारा नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिशों ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाला अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गए। अर्थात नेपोलियन ने क्या किया कि नाकाबंदी की नीति अपनाई। ब्रिटेन के द्वारा उसे नाकाम करने की कई कोशिश की गई, लेकिन वो क्या हुआ? असफल रहा। तो सिंपल सी बात है कि उसका जो व्यापार था वो क्या था? अवरुद्ध हो गया। और जब व्यापार ही नहीं होगा तो व्यापार करने वाले जो स्थान होंगे वो उसकी पहुंच से बाहर हो ही जाएंगे। तो क्या हुआ? लक्ष्य स्थल जो थे, यानी कि जहां से व्यापार होता था ब्रिटेन का, वो उसके हाथ से निकल गया। तो ये जो 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ब्रिटेन में कई युद्धों में लिप्त रहा, उसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़े ये आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि भैया जो निवेश के लिए पूंजी ली थी वो युद्ध में लगा दी, उसमें से 35% तक का जो खर्चा था युद्ध में जो हुआ वो कहां से वसूला गया? कर के द्वारा। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। कामगारों को, श्रमिकों को कारखानों से निकालकर सेना में भर्ती किया जाने लगा। खाद्य सामग्री की कीमत बहुत बढ़ा दी गई। मजदूर जो थे वो उद्योग धंधों कारखानों के बंद होने की वजह से, बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण उनकी मौतें होने लगी। नेपोलियन की नाकाबंदी नीति, इसकी वजह से ब्रिटेन का व्यापार जो है वो ठप हो गया। इंग्लैंड की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। ये सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि औद्योगिक क्रांति के संबंध में जो विरोधी आंदोलन थे उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के संबंध में जो विरोधी आंदोलन थे इसका वर्णन कीजिए। या फिर औद्योगिक क्रांति का सफल होना इतना भी आसान नहीं था, इसके खिलाफ कई आंदोलन हुए, कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि औद्योगिक क्रांति का सफल होना इतना भी आसान नहीं था, इसके खिलाफ कई आंदोलन भी हुए, उन आंदोलन को हमें यहाँ पर समझाना है। अब देखते हैं हम कौन कौन से आंदोलन हुए। तो 1780 से 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे हम प्रथम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, जिसके खिलाफ कई आंदोलन हुए। पहला है मताधिकार आंदोलन। ठीक है, सबसे पहला मत अधिकार आंदोलन इंग्लैंड में। एक सेकेंड देखिए, मत अधिकार आंदोलन से संबंधित पहले आपको एक आंदोलन यहाँ पे समझना जरूरी है, वो देख सकते हैं, ये रहा। सबसे पहले समझिए आहार, ब्रेड। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सबसे सस्ता आहार होता है ब्रेड, जिस पर सरकार ने टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप 1790 के दशक में एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया। अर्थात जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर थे इनके लिए सबसे सस्ता आहार होता है बच्चों
ब्रेड उनके लिए उस समय था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उनके इसी खाने पर टैक्स अधिक बढ़ा दिया। अब आपको पता है कि आपकी आमदनी यदि 10 रुपए है, ब्रेड यदि 50 पैसे खाता है, उसको 1 रुपए बढ़ा देगा, तो आपकी जो 20% की कमाई है वो कहां चली गई? सिर्फ एक ब्रेड के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि जो ये व्यक्ति है जिस ये कमाई कर रहा है उसके मन में गुस्सा तो बढ़ेगा ही कि जब मेरे खाने पर ही तुमने इतना वो कर दिया है, पैसा बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है, तो हम काम कैसे करेंगे, हम बचाएंगे क्या, हम अपना कुछ जो खरीदा है वो कैसे खरीदेंगे? तो इसी के परिणाम स्वरूप 1790 में एक आंदोलन छिड़ गया। उसके बाद है न्यूनतम वैध मजदूरी। 1890 के दशक से बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। अर्थात मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई न्यूनतम वैध मजदूरी जो है वो कितनी 100 रुपए है, लेकिन जो कारखाने के मालिक है वो उसे देते हैं 80 रुपए। तो जो मजदूर थे इन्होंने क्या किया कि भाई हमें जो तय किया गया है हमें वही चाहिए। तो संसद ने क्या किया भाई कि इस मांग को ठुकरा दिया कि भैया हम जो आपको दे रहे हैं हम वही देंगे। तब क्या हुआ, इस मांग को ठुकराए जाने के बाद इन लोगों ने, मजदूर लोगों ने एक आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि ये है जमींदारी की जबरदस्ती। 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म खेत शक्तिशाली जमींदारों के बड़े बड़े फार्मों में मिला लिए गए, जिससे छोटे गरीब लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उसके बाद गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की। जब ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन छेड़ दिए गए। अर्थात जब जमींदारों की जबरदस्ती होने लगी, जो छोटे छोटे किसान थे उनके जो खेत थे वो गरीब लोगों से छीन लिए गए, तो इससे गरीब लोग काफी प्रभावित हुए। और जब उन्होंने सरकार से कहा कि भैया हमें उद्योगों में काम दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मजदूरों ने, किसानों ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। तो सबसे पहले देखिए इस विरोधी आंदोलन में आपको याद रखना है आहार ब्रेड का आंदोलन, न्यूनतम वैध मजदूरी का आंदोलन। देखिए आप अगर ये जो डेट है ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जमींदारों की जबरदस्ती। अब जो ऊपर के 3 आंदोलन है अब हम उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, 2 आंदोलन है यहाँ पे बेसिकली। एक है मताधिकार आंदोलन। ये क्या है कि इंग्लैंड में फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे वो मत अधिकार, आपको पता है मत अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी देश की सरकार को प्रभावित करता है। अगर नहीं है तो तानाशाह है, अगर है और उसका उपयोग होता है तो वहां पे लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। तो इंग्लैंड में फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो थे वो मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने किया कि भैया उनसे ये जो विरोध करने का, आंदोलन करने का अधिकार था उसे ही छीन लिया। सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि इन लोगों से, ऐसा कानून बनाओ इन लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का जो अधिकार है यही छीन लो। कितना बहुत गलत किया इन्होंने। उसके बाद है युद्ध। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे तक, लगभग 1792 से 1815 यानी कि लगभग 27 सालों तक युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड और यूरोप, ठीक है, इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार खत्म हुआ एवं फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, जिससे गरीबी बेरोजगार भी बढ़ने लगी। अर्थात इंग्लैंड जो था इसका फ्रांस के साथ में युद्ध होता था। इस युद्ध की वजह से इंग्लैंड और यूरोप के बीच में जो व्यापार था वो खत्म हो गया। इस व्यापार की वजह से जब खत्म हो गया तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई तो बेरोजगारी और जो गरीबी थी वो अधिक बढ़ने लगी, भुखमरी बढ़ने लगी, मौतें होने लगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। औद्योगिक क्रांति के संबंध में ये कुछ विरोधी आंदोलन थे। सबसे पहले आहार ब्रेड पर कर बढ़ाना, न्यूनतम वैध मजदूरी, जमींदारों की जबरदस्ती, मताधिकार आंदोलन और युद्ध। उसके बाद बच्चों सबसे आखिरी प्रश्न है हमारा आज का, औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयला और लोहे का योगदान। ठीक है, कोयला और लोहे, कोयला जो खदानें होती है उसमें, लोहे का मशीनों में, तो ये दोनों ही जो है वो अलग से एक 8 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाएगा। और बच्चों 8 मार्क्स से संबंधित आपका एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आधे घंटे का, जिसमें आपको 3-4 प्रश्न ऐसे बताऊंगा जिसमें आपके 4-4 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो भी देख लेंगे और 8 मार्क्स का एक अलग से भी निकलेगा। ठीक है, तो फिलहाल में हम क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। देखिए, मशीनीकरण के लिए एक मुख्य सामग्री होती है कोयला और लोहा। ये बहुत मात्रा में उपलब्ध थे, कहां पर, ब्रिटेन में। इसके अलावा उद्योग में काम करने वाले अन्य खनिज जैसे कि काम आने वाले जैसे सीसा, तांबा, रिंग, एक सेकेंड, तांबा और ये है रंगा जिसे हम टिन कहते हैं, ये मिलते थे। अब देखिए ये तो हो गए कौन कौन से जो वस्तुएं हैं, जो उद्योग है वो संबंधित है। अब है लौह प्रगलन, अर्थात लोहे को पिघलाने के लिए सबसे पहले क्या था कि काठ के कोयले जो कि चारकोल का बना हुआ था इसका उपयोग किया जाता था।
ये जो चारकोल था, काठ का कोयला था, ये अगर आप अधिक दूरी तक ले जाते थे तो ये टूट जाता था और ये घटिया किस्म का लोहा इससे तैयार होता था और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति मतलब जब इसका प्रथम चरण आने को हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धमन भट्टी का आविष्कार हो गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति में धमन भट्टी का आविष्कार हुआ। अब ये क्या चीज थी, तो प्रथम अब्राहम डर्बी 1677 से 1717। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम कोक का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी। अर्थात लौह प्रज्वलन में कोक का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, प्रथम अब्राहम डर्बी के द्वारा। ये उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति रखता था और यह पत्थर, कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकलकर तैयार किया जाता था। भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अर्थात जब कोक का इस्तेमाल किया गया, जो कि लौह प्रज्वलन के लिए काफी अच्छा था, तो उसके क्या फायदे हुए। फायदा पहला यह हुआ कि भट्टियों को काठ के कोयले पर, जो चारकोल का बना होता था, उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। दूसरा है, इससे निकलने वाला जो लोहा हुआ करता था, इससे निकलने वाला जो लोहा होता था वो पहले के चिप अपेक्षा काफी बढ़िया होता था और लंबी दूरी तक इसकी ढलाई यानी कि इसको ले जाया जा सकता था। द्वितीय डर्बी के द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास हुआ, जो कि कम भंगुर होता था। अर्थात ढलवा लोहे से पिटवा लोहे, यानी कि एक होता है कि जिसको आप ढाल सकते हैं किसी सांचे में, एक होता है जिसको पीट ढाल कर भी और पीट कर भी आप विकास दे सकते हैं। ठीक है, तो ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास हुआ, जो कि कम भंगुर अर्थात कम खराब होता था, बहुत अधिक मजबूत होता था। यह काम किसके द्वारा किया गया, द्वितीय डर्बी के द्वारा। तो प्रथम अब्राहम डर्बी ने क्या किया बच्चों, धमन भट्टी का आविष्कार किया, जिसमें कोक का इस्तेमाल होता था, काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, अच्छा कोयला होता था, लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था। और द्वितीय डर्बी ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया गया, जो कि कम भंगुर हुआ करता था। चलिए अगला है और सबसे आखिरी है, औद्योगिक क्रांति में आलोडन भट्टी। ठीक है, आलोडन भट्टी का आविष्कार हेनरी कॉर्ट के द्वारा किया गया। हेनरी कॉर्ट ने क्या किया, आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया। ये क्या होती है, इसमें होता है बेलन मिल में कि परिशोधित लोहे से छड़ें तैयार की जाती हैं भाप की शक्ति के इस्तेमाल के द्वारा। इस आविष्कार से लोहे के अनेक उत्पादन बनाना संभव हो पाया। इसे दोबारा समझिए, हेनरी कॉर्ट के द्वारा आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया गया। इस आलोडन भट्टी की मदद से, बेलन मिल के आविष्कार की वजह से जो परिशोधित लोहे की छड़ें होती थी उसको तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस आविष्कार से लोहे के अनेक उत्पाद संभव हो पाया बनाना। किसके द्वारा बनाए गए, मेजर विल्सन के द्वारा 1770 के दशक में सर्वप्रथम लोहे के औजार बनाए गए। इसमें लोहे के कुर्सियां सम्मिलित हैं, आसब सम्मिलित है, शराब की भट्टियों के लिए टंकियां सम्मिलित हैं, लोहे के सभी आकार की नालियां अर्थात पाइप सम्मिलित हैं। उसके बाद 1779 में तृतीय डर्बी ने विश्व में पहला लोहे का पुल कोलब्रुडकेल में सेवन नदी पर बनवाया। ठीक है, 1779 में तृतीय डर्बी के द्वारा विश्व का सबसे पहला लोहे का पुल कहां पे बना, कोलब्रुडकेल में सेवन नदी पर। ब्रिटेन के द्वारा लौह उद्योग ने 1800 से 1830 इन 30 सालों के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया, यानी कि एक से बढ़ाकर चौगुना कर लिया। उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था और काफी अच्छा भी होता था। तो औद्योगिक क्रांति में आलोडन भट्टी के आविष्कार ने ये यहाँ पर सहायता की। तो एक बात से बच्चों हम फिर से देख लेते हैं, आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन देखे। सबसे पहला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, यानी कि औद्योगिक क्रांति की परिभाषा, औद्योगिक क्रांति शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई। पहला पॉइंट, बाजार व्यवस्था, कृषि क्रांति, मुद्रा का विनिमय और मशीनों का आविष्कार। औद्योगिक क्रांति में कपास की कटाई और बुनाई का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में। फिर इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले आविष्कार कौन कौन से हैं। लंदन एक व्यापारिक शहर के रूप में किस तरह से उभरा, कौन कौन से चरण थे वो हमने देखा। औद्योगिक क्रांति के दौरान जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। उसके बाद ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में हुए नए आविष्कारों की जानकारी दीजिए, सड़कों के बारे में, नहरों के बारे में, रेल इंजन के बारे में, और बोट वाली जो भाप वाली जो बोट थी उसकी खोज के बारे में, और मोटर कार के बारे में। ब्रिटेन जो था वो 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा था। इससे ब्रिटेन के उद्योगों पर प्रभाव पड़ा। वो क्या प्रभाव पड़ा हमने ये देखा। और औद्योगिक क्रांति के संबंध में
विरोधी आंदोलन का वर्णन कीजिए। पहला था मताधिकार आंदोलन, फिर युद्ध के बारे में, आहार ब्रेड पर कर बढ़ाना, जमींदारों की जबरदस्ती और न्यूनतम वैध मजदूरी, और सबसे आखिरी कृषि औद्योगिक क्रांति में कोयला और लोहे का योगदान, सबसे पहले धमन मट्टी का आविष्कार और सबसे फिर लास्ट में आलोटन मट्टी का आविष्कार। तो बच्चों इस तरह से आज की हमारी ये जो वीडियो है वो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी जो वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो नहीं किया है तो उनका लिंक आपको बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अपना आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सभी को खुश रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।